तो चलिए फोर्थ नंबर की हम सर्विसेज देखते हैं जो एग्जेम्प्ट होती है, और उसमें है हमारी हेल्थ केयर सर्विसेज। तो एनडी नंबर 46 है सर्विसेज बाय कोई हमारा वेटरिनरी क्लिनिक है इन रिलेशन टू हेल्थ केयर ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स। तो वो हमारा फ्री है, उस पर हमारा एग्जाम्शन है जीएसटी से, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। एंट्री नंबर 74 कहता है सर्विसेज बाय वे ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स। However, nothing in this entry shall apply to the service provided by a clinical establishment by way of providing room, having room charges exceeding 5,000 per day to a person receiving healthcare services। तो मोटे तौर पर सर्विसेज जो है फ्री हैं, लेकिन 5,000 रुपये से पर डे से ऊपर के टैक्सेबल है। लेकिन इन 5,000 में अगर आईसीयू है, सीसीयू है, आईसीसीयू है या एनआईसीयू है तो ये इंक्लूड नहीं है, क्योंकि ये महंगे होते हैं। इनके अलावा अगर कोई रूम है और वो 5,000 से ज्यादा है तो उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। 74 में बोल दिया ये बात। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट इन एन एम्बुलेंस अदर देन स्पेसिफाइड इन ए अबव। तो यहाँ पर हमारा ये तय हो गया कि एम्बुलेंस सर्विसेज हो गई, हेल्थ केयर सर्विसेज हो गई, इन पे जीएसटी नहीं लगता। इसको डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं। एंट्री नंबर 46 हमारा जानवरों से रिलेटेड हो गया और 74 इंसानों से रिलेटेड हो गया। तो एंट्री नंबर 74 क्या कह रहा है? ये तो सारा पॉइंट हम पढ़ ही चुके हैं। द टर्म हेल्थ केयर सर्विसेज डिफाइन means any service by way of diagnosis or treatment or care for illness, injury वगैरह ये सब है इन एनी रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया। मान लिया कोई ऐसा मेडिकल प्रैक्टिस है जो इंडिया में रिकॉग्नाइज नहीं है तो वो नहीं हो, बाकी सब। अब आप कह जी झाड़ू फूक करा रहे हैं हम, है ना, कोई बाबा है वो अपना झाड़ फूक करके इलाज करा रहे हैं तो वो नहीं है तो नहीं माना जाए। इंक्लूड सर्विस बाय ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट, मतलब कि एम्बुलेंस वगैरह भी है, बट डज नॉट इंक्लूड हेयर ट्रांसप्लांट और कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी। देखिए क्या होता है, अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं तो वो आप सुंदर होने के लिए करा रहे हैं, तो वो कोई इलनेस नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि आप बीमार हैं, आप इलाज की जरूरत है, वो तो आपको एक सुंदर दिखने के लिए कर रहे हैं। या प्लास्टिक सर्जरी आपने देखा होगा, एक्टर एक्ट्रेस वगैरह अपनी प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं या कॉस्मेटिक सर्जरी कराते हैं, तो वो इंक्लूड नहीं है। लेकिन किसी का एक्सीडेंट हो गया और वहां पर प्लास्टिक सर्जरी हो रही है, वो इंक्लूड है, ये वाली इंक्लूड नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आती है। As it is apparent from the definition of healthcare services, only services in recognized system of medicine in India are exempt. Following system of medicine are recognized. एलोपैथी मतलब जो हम इंग्लिश इलाज जो कहते हैं, मेडिसिन हम जो सबसे ज्यादा यही चलता है इंडिया में, योगा, नेचुरलपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी, एनी अदर सिस्टम ऑफ medicine that may be recognized by the government. What is the clinical establishment? हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिक वगैरह ये सारी चीजें आ जाएंगी। चाहे किसी भी नाम से बोला जाए, जहां पर फैसिलिटी डायग्नोसिस की डायग्नोज कर सकते हैं, टेस्ट वगैरह होते हैं, वो भी यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। और जैसे आप कोई टेस्ट वगैरह कराते हैं तो वो सब भी पैथोलॉजी में टेस्ट होते हैं, तो उस पर जीएसटी नहीं लगता। ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन है? जो रजिस्टर्ड है काउंसिल ऑफ मेडिसिन से, ठीक है ना। और
पैरामेडिक्स कौन है? जो प्रोफेशनल है, नर्सिंग स्टाफ वगैरह है, वो सब भी इसमें आ जाते हैं, जो वो भी काम आपके लिए करते हैं। अब बात करते हैं रेंट। हॉस्पिटल में रेंट दिया जाता है, तो अगर 5,000 रुपये पर डे तक है तो वो एग्जेम्प्ट है। जो सर्विसेज देते हैं सीनियर डॉक्टर, कंसल्टेंट या टेक्नीशियन, तो ये हॉस्पिटल क्या करते हैं? डॉक्टर्स को हायर करते हैं, और ये जो पर्सन है, सच पर्सन डू नॉट हैव एनी कॉन्टेक्ट विद द पेशेंट। Hospital pay them consultancy charges and there is no employer-employee relationship between them. It is clarified that service provided by such doctor, consultant, whether employee or not, are healthcare services which are exempt. तो सर्कुलर आया और एग्जाम्प्ट कर दिया, ठीक है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है, हॉस्पिटल के पास अपने एम्प्लॉय भी नहीं है, बाहर से डॉक्टर को बुलाया, ऑपरेशन कराया, ये सब फ्री है। अननेसेसरली उस पर जीएसटी लगाकर लड़ाई झगड़ा मोल नहीं लेनी चाहती है गवर्नमेंट कि भैया इलाज कराने के लिए लोग परेशान हैं और आप उस पर टैक्स ले रहे। अमाउंट चार्ज बाय हॉस्पिटल फ्रॉम द पेशेंट इन अबाउट केस, सपोज हॉस्पिटल चार्ज पेशेंट से 10,000 एंड पे टू कंसल्टेंट 7,500 एंड कीप द बैलेंस फॉर प्रोवाइडिंग एंसिलरी सर्विसेज, जैसे नर्सिंग केयर है, फैसिलिटी है, हॉस्पिटल है, इमरजेंसी, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो टेम्परेचर, वेट, फलाना ढमकाना, तो वो डेफिनेशन है हेल्थ केयर। इट कैन बी, ये कह सकते हैं कि हेल्थ केयर सर्विसेज है। द एंटायर अमाउंट चार्ज बाय देम फ्रॉम द पेशेंट इंक्लूडिंग रिटेंशन मनी, फी, डॉक्टर, ये सब कुछ एग्जेम्प्ट है ना। अब क्या होता है, जब मैं क्लास थी थोड़ी लेट हो गई, मैंने इसलिए बोला क्योंकि मेरे एक फ्रेंड का थोड़ा ऑपरेशन हुआ था हॉस्पिटल में, मैं उससे मिलने गया था, तो सुबह के टाइम किया था, तो उसका ब्रेकफास्ट भी आया था, तो वो भी उसमें इंक्लूड ही होता है। तो यहाँ लिखा फूड सप्लाई टू द पेशेंट। Healthcare provided by the clinical establishment will include food supplied to the patient, but such food may be prepared by the canteen run by the hospital or may be outsources, बाहर से भी आ सकता है। When outsources, तो वहाँ पर आपका सप्लायर जो है, when outsourced there is no ambiguity that the supplier shall charge tax as applicable and hospital will get no ITC। तो कोई बाहर से खाना दे रहा है वो तो जीएसटी लगाएगा ही, वो ये थोड़ी ना लिखा है कि कोई कैंटीन वाला है या कोई रेस्टोरेंट वाला है और अगर आप किसी हॉस्पिटल को देंगे तो वहां पर जीएसटी नहीं लगाएंगे, ऐसी तो कोई बात है नहीं। लेकिन जो जीएसटी लगा है उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा हॉस्पिटल। फूड सप्लाई टू द पेशेंट आर एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर, न्यूट्रिशंस इज अ पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई ऑफ हेल्थ केयर एंड नॉट सेपरेटली टैक्सेबल। Other supply of food by the hospital to patient not admitted or their attendant or visible are taxable। जैसे हॉस्पिटल के अंदर कैंटीन है और उसमें कोई और भी बातचीत करने गया, मिलने गया है, खाली बैठा है कैंटीन में, खाना खा लेता है कुछ भी, तो कॉफी मिलती है, खाना पीना मिलता है, तो वो सब टैक्सेबल है, क्योंकि पेशेंट को नहीं दे रहे, पेशेंट को दे रहे तो एग्जम्प्ट है। सर्विसेज अदर देन हेल्थ केयर सर्विसेज इन क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, supply of service other than healthcare such as the renting of shop, auditorium in the premises of clinical establishment, display of advertisement वगैरह सब पे जीएसटी लगेगा। तो सर्विसेज बाय वे ऑफ असिस्टेड reproductive technology ART procedures such as in vitro fertilization, तो आजकल सारी चीजें और प्रेगनेंसी वगैरह से रिलेटेड भी जो दिक्कतें हैं वो सब भी आ रही हैं। तो यहाँ लिखा है एज पर द डेफिनेशन गिवन लिया, इट मीन्स एनी सर्विस बाय डायग्नोस कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, इंजरी है, एबनॉर्मली प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी है, तो वो सब सर्विसेज यहाँ पर आ रही है। इवन ट्रांसपोर्टेशन बट डूज नॉट इन हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी एक्सेप्ट वेयर अंडरटेकन टू रिस्टोर इन द फंक्शन ऑफ बॉडी अफेक्टेड ड्यू टू, कोई डिफेक्ट हुआ है वैसे, या कोई एबनॉर्मलिटी हुई है, या इंजरी या ट्रॉमा है, तो उन सब सिचुएशन में मैंने बताया था आपको प्लास्टिक सर्जरी वगैरह भी इंक्लूड है। तो जो कई बार क्या होता है
टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ के थ्रू किसी के बच्चा नहीं हो रहा है तो उसके लिए अलग से ट्रीटमेंट होता है, तो वो भी हेल्थ केयर की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है और वो भी जीएसटी के दायरे से बाहर है, उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। यहाँ लिखा है गुड हेल्थ मेडिकल सेंटर एस्टेब्लिशमेंट है, वो सर्विसेज दे रहा है, रेकी हीलिंग देता है, प्लास्टिक सर्जरी करता है, ठीक है, और एयर एम्बुलेंस सर्विसेज देता है, और सर्विसेज है कि पैलिएटिव केयर इज गिवन टू द इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पेशेंट, सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज होती है तो ऑल्टरनेटिव मेडिकल ट्रीटमेंट बाय ऑफ योगा देता है। तो गुड हेल्थ मेडिकल सेंटर also operate a cord blood bank with provide services in relation to preservation of stem cells. Good health services is of the view that since it's a clinical establishment, all the services should be exempt from GST. तो आपको बताना क्या होगा। देखिए 100% तो नहीं, अगर जो हेल्थ के दायरे में आती है, डेफिनेशन में आती है, वो सब फ्री हो जाएंगी, बाकी टैक्सेबल हो जाएंगी। तो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडेड जो है वो फ्री है एंटी नंबर 74 में इन लाइट ऑफ द सेम। तो जो एलिजिबिलिटी एग्जामिशन क्राइटेरिया है वो हम देखें तो रेकी हीलिंग हमारा कहीं पे भी डेफिनेशन में नहीं था, तो रेकी हीलिंग एक रिकॉग्नाइज सिस्टम नहीं है मेडिसिन का, तो ये एग्जाम नहीं होगा, तो इस पे जीएसटी लगेगा, है ना। और बाकी सब कुछ एग्जाम्प्ट है क्योंकि सभी जीएसटी के हेल्थ के दायरे में आ रहा है। बाकी सारी चीजें तो नॉर्मल थी, एक रेकी था जो नहीं आ रहा था। अब हमारा है एंट्री नंबर 5 और ये है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट सर्विसेज देती हैं, एंट्री नंबर 4 सर्विसेज बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी फंक्शन। जो म्यूनिसिपैलिटी का है वो सब एग्जेम्प्ट है। एक नंबर 5 है जो कह रखा है कि पंचायत की सारी चीजें फ्री हैं, जो भी वो सर्विसेज वगैरह देते हैं। एंट्री नंबर 6 है कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, ये सब भी फ्री हैं एक्सेप्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। पोस्टिंग डिपार्टमेंट के थ्रू जो भी आता है उस पर जीएसटी लगता है। सर्विसेज रिलेटेड टू एयरक्राफ्ट और वेसल इनसाइड और आउटसाइड पोर्ट ऑफ एयर, कोई गवर्नमेंट का एयरक्राफ्ट है उसके थ्रू आना जाना वो टैक्सेबल है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर वो टैक्सेबल है। एनी सर्विस अदर देन ए टू सी जहां पर बिजनेस एंटिटीज हैं प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी वो भी टैक्सेबल है। तो मतलब अगर गवर्नमेंट बिजनेस एंटिटी को कोई सर्विसेज दे रही है तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। बाकी पोस्ट, एयरक्राफ्ट और पैसेंजर गुड्स ट्रांसपोर्ट वो सब टैक्सेबल है। तो एंट्री नंबर 4 में म्यूनिसिपैलिटी, 5 में पंचायत, 6 में सेंट्रल, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी। और जो फंक्शन है म्यूनिसिपैलिटी के वो फंक्शन है पंचायत में, पंचायत के जो भी फंक्शन है उनको मिले हुए वो है। 7 है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टू ए बिजनेस एंटिटी विद एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अप टू द अमाउंट इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल एज मेक इट एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन। तो मतलब जो अभी हमारा 6 पॉइंट में आया था कि अगर बिजनेस एंटिटी को दे रहा है तो वो टैक्सेबल होगा, लेकिन 7 में लिखा है कि एक लिमिट तक वो फ्री हो जाएगा। ठीक है, जो लिमिट है हमारी रजिस्ट्रेशन की, अब रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो भी लिमिट है 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, उस लिमिट तक उनको जो दिए जा रही है वो फ्री है। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस एंट्री इट इज hereby clarified that the provision of this entry shall not be tax applicable to the आइटम नंबर 6 ABC। पोस्ट वगैरह के लिए, पैसेंजर, उन सब के लिए नहीं है, ये लास्ट पॉइंट के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर वो
अगर यहाँ लिखा है अगर ये बिजनेस एंटिटी को दे रहे हैं विद एन एग्रीगेट टर्नओवर अप टू सच अमाउंट एज मेक इट एलिजिबल फॉर एग्जामिशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, मतलब अगर उन्हें रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ रही है तो वो फ्री हो जाएंगे, है ना। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू द अनदर सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह वो 8 में फ्री है, मतलब एक गवर्नमेंट का हिस्सा दूसरे गवर्नमेंट को दे रहा है तो वो सब फ्री है, लेकिन अगेन पोस्ट पैसेंजर एयरक्राफ्ट वो सब फ्री नहीं है। सर्विसेज बाय गवर्नमेंट वेयर द कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड 5000, अगेन एंट्री नंबर 6 ABC नहीं है, मतलब पोस्ट वगैरह सब टैक्सेबल होगा। फर्दर इन केस ऑफ कंटिन्यूस सर्विस, जो कंटिन्यूस होता है सर्विस चल रही है, जैसे टेलीफोन है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब चल रहा है, वहां पर 5,000 रुपए एक साल में देखेंगे। अगर 5,000 रुपए का खर्चा एक साल में तक है तो फ्री है, नहीं तो टैक्सेबल हो जाएगा। सप्लाई ऑफ सर्विस बाय गवर्नमेंट एंटिटी टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और एनी स्पेसिफाइड ग्रांट वगैरह के केस में भी ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा एंट्री नंबर 9C के में। 9D सर्विस बाय एन ओल्ड एज होम रन बाय गवर्नमेंट, स्टेट और सेंट्रल, और कोई रजिस्टर्ड है ट्रस्ट वगैरह या चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह 12AA और 12AB में इनकम टैक्स एक्ट में, अगर 60 साल या उससे ज्यादा का इंसान है और कंसिडरेशन 25,000 रुपए पर मंथ तक लेते हैं, प्रोवाइडेड दैट द कंसिडरेशन चार्जेस इंक्लूसिंग ऑफ बोजिंग लॉगिंग एंड मेंटेनेंस, सारा खर्चा मिला के 25,000 महीना है तो फ्री है। अगर वो गवर्नमेंट का है या रजिस्टर्ड एंटिटी चला रही है, उससे ज्यादा है का है तो टैक्सेबल है। 24C सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ पोस्ट कार्ड, इनलाइन लेटर, बुक पोस्ट एंड ऑर्डनरी पोस्ट, जहां पर 10 ग्राम से कम का लिफाफा है, ठीक है। 34A सर्विस सप्लाइड बाय सेंट्रल स्टेट यूनियन टू देयर अंडरटेकिंग और पब्लिक बाय वे ऑफ गारंटीइंग द लोन टेकन बाय अंडरटेकिंग, तो इन्होंने कोई गारंटी दी है तो वो भी सर्विस के दायरे में आ रही है, तो वहां पर भी ये बोला गया कि भाई आपको कोई टैक्सेबल GST नहीं लगेगा। 47 है कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट बाय वे ऑफ रजिस्ट्रेशन, टेस्टिंग, सेफ्टी चेक, प्रोटेक्शन, सेफ्टी ऑफ वर्कर, पब्लिक एंड इंक्लूडिंग फायर लाइसेंस रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ, तो उस पर नहीं लगेगा। जैसे फायर लाइसेंस लेना है, कुछ सेफ्टी चेक कराना है गवर्नमेंट के थ्रू, तो उस पर भी नहीं लगेगा। सर्विस प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल स्टेट यूनियन बाय वे ऑफ इशुएंस ऑफ पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, उस पर भी GST नहीं लगेगा। इसके अलावा बाय वे ऑफ tolerating non-performance of a contract for which consideration is for form of fine or liquidating damages is payable to the central government। तो कुछ चीजें हैं जो बहुत सारी दे रखी हैं, हमें शायद याद भी ना रहे एग्जाम तक, है ना। इसके अलावा है कि असाइनमेंट ऑफ राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू ए इंडियन फार्मर फॉर द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट एंड रेंडिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल एक्सेप्ट द रेडिंग ऑफ फोर्स फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल और अदर। तो अगर इन्होंने कोई नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करने के लिए दिया फार्मर को खेती करने के लिए, तो भी वो भी फ्री है। और इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट दे दिए इन्होंने जो मतलब भी नहीं है। ऑफिसर्स को ऑफिस आवर्स में इंस्पेक्शन वगैरह के लिए है, रिलेटेड टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट कार्गो, वो फ्री है। और रॉयल्टी कलेक्शन बाय वे ऑफ असाइनिंग द राइट टू कलेक्ट द रॉयल्टी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट माइनिंग लीज होल्डर से, वो भी फ्री है। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट की लगभग फ्री है।
तो एनालिसिस करें तो हमारा यहाँ बिजनेस एंटिटी का मतलब है जो बिजनेस कर रहे हैं। गवर्नमेंट, आपको पता है गवर्नमेंट अथॉरिटी कौन है, गवर्नमेंट एंटिटी जहाँ पर अथॉरिटी और बोर्ड जहाँ सेटअप है गवर्नमेंट के अंडर और 90% और मोर गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन। एयरक्राफ्ट क्या होता है, एयरपोर्ट क्या होता है ना। तो सारी की सारी सर्विसेज फ्री हैं, लेकिन पोस्ट सर्विस, एयरक्राफ्ट और ट्रांसपोर्टेशन ये सब टैक्सेबल है, बाकी सब फ्री हैं। ये सारी चीजें हमने देख ली है ना। तो ये फालतू की चीजें सारी बता रखी, मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट, मीनिंग ऑफ लोकल अथॉरिटी, ये एक नॉर्मल चीजें हैं, समझाने के लिए बता रखी। लगभग जो हमारा ओरिजिनली हमने पढ़ा था वहीं से ही सारी की सारी चीजें यहाँ क्लियर हो गई थी। बहुत ज्यादा उससे डिटेल में और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सेम सेम बातें ही आपको लिख कर बता रखी है ना। एक लिमिट से ज्यादा वही चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं। अब यहाँ लिखा है कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पुलिस सिक्योरिटी एजेंसी टू द प्राइवेट बिजनेस एंटिटीज आर नॉट एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। उसके लिए कहीं जीएसटी के एग्जाम्पशन के लिए बात ही नहीं, क्योंकि बोल रखा है कि किसी भी कॉर्पोरेट बिजनेस को देंगे तो वो टैक्सेबल है ही, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा इसमें हम नहीं जा सकते हैं, जितना हमने देखा है इज मोर देन इनफ। नेक्स्ट आते हैं हम कंस्ट्रक्शन सर्विसेज पर। एंट्री नंबर 10 कहता है सर्विसेज बाय वे ऑफ द प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन, फिटिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस, ऑल्टरेशन, ठीक है ना, अंडर द हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना। तो जो भी हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना हाउसिंग फॉर ऑल मिशन में जा रहा है, लेबर का सारा फ्री है, उस पर कोई भी जीएसटी नहीं है। इसके अलावा 10A में लिखा सर्विसेज सप्लाइड बाय इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज बाय वे ऑफ कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन टू द एग्रीकल्चर फार्मर्स और एग्रीकल्चरिस्ट, वो सब फ्री है। और सर्विस बाय वे प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वगैरह टू ए सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट अदरवाइज देन ए पार्ट ऑफ रेजिडेंशियल। मतलब कोई हम अपना खुद घर बनवा रहे हैं तो उसमें जो सप्लाई और सर्विस या लेबर है तो वो भी जीएसटी के दायरे से बाहर, ठीक है। तो 2022 में इन्होंने 75 साल पूरे होने पे प्रधानमंत्री आवास योजना और वो सब शुरू किया था। तो वहां पर गरीबों के लिए मकान बनाने के लिए, अफोर्डेबल हाउसेस के लिए ये सब बना रहे हैं, या तो बहुत सस्ते में या फ्री में मिलते हैं गरीबों को, तो वो सब फ्री हो जाएगा। तो जो भी सर्विसेज लेबर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आ रही हैं वो सब फ्री हैं। कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है या उसमें एडिशनल हो रहा है वो सब फ्री है, ठीक है। नाउ 7th है कैटेगरी पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर विद और विदाउट बिलोंगिंग्स, जैसे एयर है, बाय एयर इन इकोनॉमिक क्लास, embarking from or terminating in an airport located in the state of। कुछ ऐसे स्टेट है जो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, तो वहां पर कोई आ रहा है जा रहा है तो उनको उस वाले टिकट को फ्री करने की कोशिश की गई है ताकि लोग वहां जाएं, सस्ता पड़े। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल का एक बगडोगरा एयरपोर्ट है, उसके बारे में बात हो रही है। नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरिज, अगर एसी नहीं है, अदर देन रेडियो टैक्सी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एक्सक्लूडिंग टूरिज्म कंडक्टेड टूर चार्टर और हायर। मतलब जैसे मान लिया आप बाइक टैक्सी पर जा रहे हैं, उस पर नहीं होगा, ऑटो जा रहे हैं तो वो भी जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा। रेडियो टैक्सी आप ओला उबर बुक करते हैं उस पर आएगा।
stage carriage other than AC stage carriage. However, nothing in B and C above shall apply to service supplied through एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड नोटिफाइड अंडर सेक्शन, क्योंकि वहां पर वो कवर हो जाता है इसलिए बता रखा है. सर्विस प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर विद और विदाउट बिलोंगिंग्स बाय एयर. अगर हम गवर्नमेंट को कोई सर्विसेज दे रहे हैं तो वो फ्री है. सर्विस बाय ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर रेलवे क्लास अदर देन फर्स्ट क्लास और एसी कोच. तो इसका मतलब अगर नॉर्मल आप ट्रेन में जा रहे हैं तो वो आपका एग्जेम्प्ट है, जीएसटी के दायरे से बाहर है. ठीक है. और मेट्रो वगैरह फ्री है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा. इनलैंड वाटरवेज पब्लिक ट्रांसपोर्ट अदर देन द टूरिज्म पर्पस, जैसे कोई क्रूज में जा रहे हैं आप, वो सब फ्री नहीं है. या मीटर्ड कैब और ऑटो रिक्शा वगैरह वो सब भी फ्री है. ठीक है. तो एनालिसिस में हमें क्या पता चलेगा कि ट्रांसपोर्टर एजेंसी जो है बाय एयर फ्री है, कुछ हमारे स्टेट्स हैं उन पर, वरना उस पर भी लगता है, और आप सामान ले जाते हैं उन सब पर भी लगता है. रेडियो टैक्सी किसे कहते हैं, जहाँ रेडियो मतलब कैब के थ्रू, आप पता है कि अलग से कैब के थ्रू बुकिंग होती है, वो सब है. तो ये सब हमारा था पैसेंजर का हिसाब जो फ्री है. इनको एक बार थोड़ा सा आप देख सकते हैं. इररिलेवेंट तरीके से एक लिमिट से ज़्यादा इंफॉर्मेशन इसमें दे रखी है. गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के बारे में बात करें तो सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड एक्सेप्ट द सर्विस ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी और कुरियर एजेंसी. मतलब कि अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के थ्रू सर्विसेज हो रही हैं तो वो टैक्सेबल है, और कोरियर एजेंसी की टैक्सेबल है, अदरवाइज और कोई है तो फ्री. और इनलैंड वाटरवेज वो फ्री है. सर्विस बाय और ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल और वेसल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. रिलीफ मटेरियल फ्री है, तो कोई डिसास्टर में जा रहा है. मिलिट्री या डिफेंस इक्विपमेंट फ्री है. न्यूज़पेपर मैगजीन फ्री है. एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फ्री है. मिल्क सॉल्ट फूड ग्रेन फ्री है. ऑर्गेनिक मेन्यूर फ्री है. इनके अलावा सब चीजें टैक्स है. तो जो जरूरी चीजें हैं वो फ्री. जीटीए सर्विस प्रोवाइडेड बाय गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द गुड्स कैरिज ऑफ, वही लगभग चीजें जो अभी था वो सब फ्री हो गई. तो यहाँ पर रेल के थ्रू 20 में और बाय रोड के थ्रू 21 में फ्री है सारी ये सर्विसेज. 21A सर्विस प्रोवाइडेड बाय जीटीए टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग अनरजिस्टर्ड कैजुअल पर्सन, वो सब फ्री है, क्योंकि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के हिसाब से उनको जीएसटी देना पड़ता है, उनके लिए फ्री हो जाएगा. लेकिन अगर ये फैक्ट्री वगैरह को दे रहे हैं, सोसाइटी रजिस्टर्ड है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बॉडी कॉर्पोरेट है, तो उन सब वो तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो वहां फ्री नहीं होता, रिवर्स चार्ज नहीं लगता, वहां वो खुद ही दे देते हैं. पार्टनरशिप फर्म है या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन. और सर्विसेज बाय जीटीए बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू ए गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एजेंसी, वो फ्री है 21B में. तो इन शॉर्ट यहाँ पर जो जरूरी सामान है वो फ्री है ना. रिलीफ मटेरियल वगैरह फ्री है. और जीटीए सर्विसेज का नॉन अनरजिस्टर्ड को फ्री है, लेकिन अनरजिस्टर्ड अगर वहां पर, क्योंकि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाता है. तो ये हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन का. बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज अगर हम देखें तो एंट्री नंबर 27 कहता है कि जैसे सर्विसेज बाय वे ऑफ extending deposit loan or advance insofar as the consideration is represented by way of interest or discount other than the interest involved in credit card services.
तो जो हमारा लोन वगैरह एडवांसेस पर इंटरेस्ट होता है वो सब एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड होता है उस पर इंटरेस्ट लगता है तो उस पर जीएसटी लग जाता है। और सेल परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी जो है अमंग द बैंक और ऑथराइज डीलर, तो वो भी जीएसटी के दायरे से बाहर है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय बैंकिंग कंपनी टू बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर अंडर प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो उस पर जीएसटी नहीं लगा रहे हैं, उन्हें फ्री कर दिया। सर्विस बाय एन एक्वायरिंग बैंक टू एनी पर्सन इन relation to settlement of an amount up to 2000 in a single transaction through the credit card, debit card और अदर पेमेंट कार्ड सर्विस, वो फ्री है। इन्होंने फ्री करी थी, जीएसटी नहीं लगेगा कि 2000 रुपए तक की सिंगल ट्रांजैक्शन पर नहीं लगेगा। सर्विसेज बाय एन इंटरमीडिएरी ऑफ फाइनेंस सर्विस लोकेटेड इन मल्टी सर्विस SEZ with international financial services status to customer located outside India for international financial services other than INR। तो अगर कोई बाहर का बंदा इंडिया में कोई INR के अलावा काम कर रहा है तो वो भी इन्होंने फ्री कर दिया। तो यहाँ पर है सर्विसेज बाय ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन और एडवांस so far as consideration represent by of interest। तो दिस एंट्री कवर्स एनी सर्विस जहाँ मनी ड्यू है और इंटरेस्ट डिस्काउंट के तौर पर, ठीक है ना। दे वुड हैव कवर एनी फैसिलिटी बाय वे ऑफ अमाउंट और मनी इज लेंट और अलाउड टू बी यूज्ड और रिटेन और पेमेंट ऑफ दैट इज कॉमनली कॉल्ड द टाइम वैल्यू ऑफ मनी विच कुड बी फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट। जैसे बिल डिस्काउंट कराते तो वो भी क्या है, इंटरेस्ट है एक तरीके जो का जो उन्होंने पहले रख लिया, ठीक है। दिस एंट्री वुड नॉट कवर इन्वेस्टमेंट बाय ऑफ इक्विटी और एनी अदर मैनर वेयर इन्वेस्टर इज एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट। तो यहाँ तो बात ही कर रहे हैं ना इंटरेस्ट वगैरह की। जैसे एफडी और सेविंग डिपॉजिट है और एनी अदर डिपॉजिट है बैंक में जहां पर इंटरेस्ट दिया जा रहा है, तो जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि फैसिलिटी है और उस पर जीएसटी लगना चाहिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ओवरड्राफ्ट है उस पर इंटरेस्ट है, नहीं लगेगा, तो ये साफ साफ बता दिया, ठीक है। अब फॉरेन एक्सचेंज की भी बात है कि अगर कोई बाहर से फॉरेन करेंसी में अगर आप बातचीत कर रहा है तो वो भी हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, टैक्सेबल नहीं होगा। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। और क्रेडिट कार्ड पर हमने पढ़ा था कि वो टैक्सेबल हो जाएगा, है ना, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। एडिशनल पेनल इंटरेस्ट ओवरड्राउन लोन, जैसे लोन बहुत लेट हो गया और लेट होने पर पेनल्टी लग गई, है ना, तो there may arise a doubt as to whether this additional penal interest overdue loan है वो exempt है या नहीं, ठीक है ना। तो there are two transaction option involving EMI ट्रेड है। दो ऑप्शन यहाँ पर बता रखे हैं कि इलस्ट्रेशन के थ्रू ये कहते हैं समझा। एक्स है वो एक मोबाइल फोन बेच रहा वाई को, मोबाइल फोन कितने का, 40,000 का, लेकिन एक्स ने एक ऑप्शन दिया है आप चाहो तो 11,000 रुपए हर महीना दो 4 महीने तक, 44,000, है ना। तो डिले हो रहा है और उसने कहा कि अगर ये 10 तारीख को देना ना हर महीने की, अगर 10 तारीख के बाद में अगर आपने दिया तो आपको 500 रुपए का और पेनल्टी चार्जेस लगेगा। तो एक्स 40,000 रुपए मोबाइल के लिए है, ठीक है, और जो सर्विसेज है लोन की उसके लिए वो 2.5% का इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है पर मंथ, है ना, और एडिशनली पेनल इंटरेस्ट है 500 रुपए। तो इस केस में जो पेनल इंटरेस्ट है ना, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में आना चाहिए। द ट्रांजेक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई is for supply of taxable goods that is mobile phone, accordingly the penal interest would be taxable और इसे वैल्यू ऑफ मोबाइल में लिया जाएगा। इनवॉइसिंग का मैनर चाहे जो मर्जी हो। इन शॉर्ट
ये टैक्सेबल हो जाएगा। Here the amount of penal interest to be included in value of supply in the provision of section 52D provided that the value of supply shall include interest or late fee or penalty for delayed payment for any consideration for any supply. The provision of section 50 had been discussed in chapter 7 value of supply in module of the study material. तो जो पेनल इंटरेस्ट टाइप का है वो इंक्लूड हो जाता है और वो टैक्सेबल भी हो जाता है जीएसटी। एक्स ने वाई को मोबाइल फोन भेजा 40,000 का और 2.5% पर मंथ के हिसाब से है, लोन है 4 महीने का, है ना, और अगर डिले करा तो 1.25% पर मंथ का इंटरेस्ट अलग से लगेगा। Here the additional penal interest is charged from transaction between Y, same is getting covered under assumption 27. Consequently, in this case, penal interest charged thereon on a transaction between Y would not be subject to GST as the same would be covered under said exemption entry. तो एंट्री नंबर 27। तो यहाँ लिखा है इंटरेस्ट मीन्स पेबल इन एनी मैनर in respect of any money borrowed or debt incurred including deposit claim other similar right or obligation but does not include any service fee charged in respect of money borrowed or debt incurred in respect of credit facility। तो ये कह रहा है इंटरेस्ट किसी भी तरीके का हो, क्रेडिट फैसिलिटी वगैरह क्रेडिट कार्ड के अलावा, तो वो सारे के सारे आ जाएंगे। तो यहाँ पर 27 में क्या लिखा है कि इंटरेस्ट, तो अब देखो जो पेनल इंटरेस्ट है वहां इंटरेस्ट का नाम दे रहा है तो वो फ्री हो गया, और वहां पेनल्टी 500 फ्लैट बोल रहा है तो वो टैक्सेबल हो गया। तो यहाँ पर यही एक बारीक सा डिफरेंस है जिसके लिए मैं यहाँ रुक गया था कि जो इंटरेस्ट के रूप में लेगा तो फ्री हो जाएगा, अदरवाइज वो टैक्सेबल हो जाएगा। However, any service fee or charge on any other charges, if any levied in respect of transaction related to extending deposit loan does not qualify for interest, है ना। तो 40,000 पर ही सप्लाई माना जाएगा और उसी के ऊपर ही जीएसटी लगेगा। तो जीएसटी इंटरेस्ट पर नहीं लगेगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन है, अपना बैंक लिमिटेड है, एक स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है और उसने कुछ डिटेल्स हमें बताई हैं। हाउसिंग लोन कस्टमर को दे रहे हैं, ये सब एक्सक्लूडिंग जीएसटी है, 100 करोड़ का। प्रोसेसिंग फी है 20 करोड़, कमीशन है 30 करोड़, इंटरेस्ट इनकम ऑन क्रेडिट कार्ड 40 करोड़, इंटरेस्ट इनकम ऑन हाउसिंग बैन और मिनिमम बैलेंस चार्जेस। तो एक हमारा यहां पर लिखा है ये इंटरेस्ट वाला हमारा यहाँ पहले एक कवर हो गया, हाउसिंग पर नील हो गया क्योंकि ये हमारा इंटरेस्ट दिया जा रहा है 25 करोड़ रुपए का, 25 करोड़ ही है ना। दूसरा हमारा जो हाउसिंग लोन था कस्टमर को, उसमें हमने शुरुआत में एक पढ़ी थी एंट्री, अब ये लोन दिया जो इन्होंने 100 करोड़ रुपए का, तो ये इसलिए फ्री हो गया क्योंकि जब हमने बात करी थी कि गुड्स या सर्विसेज पे जीएसटी लगता है और यहाँ पर मनी दिया जा रहा है ना, और मनी जो दिया जाता है डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट गुड्स एक्सटेंडिंग हाउसिंग लोन इज नॉट ए सप्लाई। तो अगर हम किसी को मनी दे रहे हैं हाउसिंग लोन के लिए तो वो दायरे से बाहर हो जाता है, गुड्स के दायरे से बाहर, इसलिए उस पर नहीं लगेगा, बाकी सब चीजों पे लगेगा। एक स्पेसिफिकली इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन हाउसिंग लोन था तो वो हमारा एंट्री नंबर 27 में एग्जम्प्ट हो गया।
लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस होता है, तो एंट्री नंबर 28 है। सर्विस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एन्युटी अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम, वो फ्री है। सर्विस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइडेड बाय द आर्मी एयर, मतलब गवर्नमेंट की स्कीम है, ग्रुप स्कीम है और आर्मी वगैरह से रिलेटेड है। सर्विस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय द नेवल ग्रुप इंश्योरेंस फंड टू द पर्सनल ऑफ कोस्ट गार्ड, वही अगेन गवर्नमेंट एम्प्लॉय या उससे रिलेटेड हो गया। फिर आर्म पुलिस फोर्स से रिलेटेड ग्रुप स्कीम हो गई। सर्विस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस अंडर द जनश्री बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना, अब ये सारे नाम तो याद रख नहीं सकते हम लोग। तो मेनली जो गरीबों के लिए स्कीम है, गवर्नमेंट की स्कीम है, वो सब फ्री है, या किसी आर्मी वगैरह के लिए ग्रुप है, वरना नॉर्मली आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम जो देते हैं ना, उस पर जीएसटी लगता है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय स्पेसिफाइड बॉडीज, जैसे ईएसआई एम्प्लॉय स्टेक इन इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, वो फ्री है एंट्री नंबर 30 में। 31 में पीएफ, कोल माइंस प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन सिस्टम, सब फ्री है ये, इस पर कोई जीएसटी नहीं है। जनरल इंश्योरेंस, जैसे आप हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस लेते हैं, तो वो जनरली तो टैक्सेबल होता है, लेकिन कुछ सिचुएशन में, जैसे गरीबों का कोई घर है, कैटल इंश्योरेंस एक स्पेसिफिक योजना में है, तो वो है, कुछ स्पेसिफिक है, वरना बाय डिफॉल्ट अब ये सब याद थोड़ी ना कर सकते हो, तो बाय डिफॉल्ट वो टैक्सेबल होते हैं, स्पेशल केसेस में वो टैक्सेबल नहीं होते। पेंशन स्कीम, तो अगर वो अटल पेंशन योजना है या पेंशन स्कीम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट है, तो वो फ्री है। रूरल एरिया ब्रांच से रिलेटेड है, या यहाँ पर हमारा है बिजनेस फैसिलिटेटर जो है, कोरेस्पोंडेंट है एंट्री नंबर 39 में। सर्विसेज बाय वे ऑफ द पर्सन इन रेस्पेक्टिव कैपेसिटी, बिजनेस फैसिलिटेटर और ए बिजनेस कोरेस्पोंडेंट टू ए बैंकिंग कंपनी विद रेस्पेक्ट टू अकाउंट इन द रूरल एरिया, उनके थ्रू कुछ काम कराते हैं। एनी पर्सन इंटरमीडिएट या बिजनेस फैसिलिटेटर है, आपस में बैंक और उनके बीच में काम करा रहा है, तो वो भी फ्री हो जाएगा। ऐसे ही इंश्योरेंस कंपनी रूरल एरिया में है और वो आपसे किसी की बातचीत कराकर काम कराता है, एक तरीके से एजेंट होते हैं। अब गांव में कोई ब्रांच नहीं है, गांव के लोगों से काम करा रहा है, बातचीत करा रहा है, तो वो सभी फ्री हो जाती है। फिर है सर्विसेज टू गवर्नमेंट, इसको हम यहाँ तक रखते हैं, सर्विसेज टू गवर्नमेंट तक, ये लास्ट देखते हैं इसमें कि अगर आप गवर्नमेंट को सर्विस दे रहे हैं तो गवर्नमेंट आपको कहाँ से टैक्स दे देगी, वो गवर्नमेंट तो खुद ही टैक्स ले रही है सबसे। तो अगर आप सर्विसेज गवर्नमेंट को देते हैं तो वहां पर आप जीएसटी गवर्नमेंट से नहीं ले सकते हैं, और गवर्नमेंट को कोई कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज है, ठीक है ना, तो भी आप उनसे नहीं ले सकते हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फेयर प्राइस शॉप टू द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट बाय वे ऑफ सेल ऑफ फूड ग्रेन्स, केरोसिन, शुगर, कुछ ऐसा स्पेशल केस में जहां पर आप सर्विसेज देते हैं फेयर प्राइस शॉप से गवर्नमेंट को, सस्ते में या एक रीजनेबल प्राइस पर। कोई इंश्योरेंस स्कीम में आप गवर्नमेंट को सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे आपकी इंश्योरेंस कंपनी, आप गवर्नमेंट को सर्विस देते हैं, तो वो आपके जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट को देंगे, फिर गवर्नमेंट की जेब में जाएगा तो अननेसेसरली उस पर लगा ही नहीं, ठीक है ना। ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू जहां पर 75% या उससे ज्यादा खर्चे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी खुद कर रही है, तो वहां पर भी नहीं लगेगा जीएसटी। तो ये था हमारा कुछ जो मेन 15 पॉइंट अभी हमने किए,
बाकी के जो हैं वो हम नेक्स्ट